हॉल की तमाम रोशनियां बैक वक्त गुल हो गईं। एक बार फिर पहले की तरह घुप अंधेरा छा गया था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। ये अंधेरा चंद मिनट बरकरार रहा, फिर उसके बाद हॉल दोबारा रोशन हो गया। ली कुआन और टाइगर दोनों अपनी अपनी जगह मौजूद थे, लेकिन उनके अक़ब में स्टेज का मंजर तब्दील हो चुका था। स्टेज के वस्त में एक शाहाना जरनिगार कुर्सी पर सुर्ख लिबादे में मलबूस एक हसीनो जमील औरत बैठी थी। कुर्सी के दाएं बाएं दो हसीन खादमाएं मुअद्दब खड़ी थीं। जरनिगार कुर्सी पर बैठी हुई औरत मादाम क्लारा के सिवा और कौन हो सकती थी। उसके हुस्न जमाल में कोई कलाम नहीं था। सुर्ख रंग के लिबादे में वो किसी खुले हुए गुलाब की मानंद शगुफ्ता और तरोताजा दिखाई दे रही थी। मैं उसे खुद फरामोशी के से आलम में यकटुक देखे जा रहा था। हॉल में भीनी भीनी सी खुशबू फैलने लगी थी और खुफिया स्पीकर धीमी आवाज में किसी अरबी गाने की धुन नशर करने लगा था। माहौल की पुरस्रारियत में इजाफा हो गया था। ली कुआन और टाइगर ने क्लारा की आमद महसूस करते हुए उसकी तरफ रुख कर लिया था। क्लारा ने खनकदार आवाज में कहा, निगाह नीची करो एडम। आज तक किसी को मादाम क्लारा से निगाह मिलाने की जरूरत नहीं हुई। मैंने कहा, यह निगाह झुकने के लिए नहीं उठी मादाम। काश तुम्हें देखने के बाद निगाह झुकाना मेरे बस में होता। वो बोली, मेरे एक इशारे पर तुम्हारा सर तन से जुदा भी किया जा सकता है एडम। तुम्हारे अंदर इतनी ताब नहीं थी तो तुमने मुझे रूबरू आने के लिए क्यों उकसाया। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, काश मुझे मालूम होता कि मैं क्या गजब कर रहा हूं। अब तुम सर तन से जुदा करवाओ या अपने कदमों में जगह दो, ये मेरी किस्मत है। क्लारा खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, मुझे जीतना चाहते हो तो इन दोनों में से किसी एक को शिकस्त दे दो। उसने मुझे खुली हुई दावत दी। मैंने सर को मनफी में जुम्बिश दी। कहा, नहीं क्लारा, अब मैं तुम्हारे किसी आदमी के मुकाबिल नहीं आ सकता। क्लारा ने हैरत से कहा, क्यों? अब ऐसी कौन सी बात हो गई? मैंने कहा, अब के बाद मेरी सलाहियतें तुम्हारे लिए वक्फ हैं। मुकाबला हुआ तो दोनों में से किसी एक को नुकसान जरूर पहुंचेगा और इसका जरर तुम्हें पहुंचेगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे तुम्हें जरर पहुंचे। क्लारा बोली, तुम डर गए और इसलिए बहाने तराश रहे हो, वरना मेरी पेशकश कभी रद्द न करते। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, काश मैं एक बेकार सा आदमी होता जिसके जाया होने का तुम्हारी सेहत पर कोई असर न पड़ता, या फिर ये दोनों बेमसरफ होते। तब तुम्हें देखकर मैं तने तनहा इन दोनों से भिड़ जाता, अंजाम की परवाह किए बगैर। क्लारा बोली, तुम्हारी जो खूबी मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है वो तुम्हारी बेखौफी है। तुम्हारे किसी अंदाज से जाहिर नहीं होता कि तुम खौफजदा हो। क्लारा का मुझ पर तबसरा था कि मैं खौफजदा नहीं होता, मगर मैं खौफजदा था। खौफ ये था कि कहीं रैंडल उर्फ मोशे हार्वर्ड भी यहाँ मौजूद ना हो और किसी खुफिया कैमरे के जरिए ये सब कुछ देख न रहा हो। मादाम क्लारा मुझसे वाकिफ नहीं थी, मगर रैंडल मुझे अच्छी तरह जानता था। उसने मुझे लड़ते हुए भी देखा था। अगरचे मैं बेहद मोहतात था, लेकिन एक मजबूत हरीफ से मुकाबला करने के दौरान शायद मैं अपने अंदाज पर काबू न रख पाता और रैंडल मुझे पहचान लेता। और अगर मैं पहचान लिया जाता तो न सिर्फ अब तक की गई मेहनत अकारत जाती, बल्कि मेरे लिए अपनी जान बचाना और यहाँ से निकलना भी एक मसला बन जाता। मैंने कहा, खौफजदा होने का फायदा भी क्या है क्लारा? आदमी सिर्फ कोशिश कर सकता है, नताइज पर उसका इख्तियार नहीं होता। जो लोग खौफजदा होते हैं वो पूरे एतमाद से कोशिश नहीं कर सकते, और जब कोशिश ही भरपूर नहीं होगी तो नतीजा लाजमी तौर पर मुतासिर होगा। यही मेरी कामयाबियों का राज है और मैं इस उसूल को कभी हाथ से नहीं छोड़ता। क्लारा ने मानी खेज लहजे में कहा, हमने तो सुना था कि तुमने फ्लोरा को अपनी लक करार दे दिया है। मैंने बिला झिझक कहा, उसका साथ मुझे अजीब सा एतमाद बख्शता है। यही वो बात है जो मैं कह रहा हूँ और जिसे दूसरों को समझाना मेरे लिए शदीद मुश्किल है। क्लारा ने इस बात में सर हिलाया। बोली, मैं तुम्हारा मतलब समझ रही हूँ और तुम्हारी ख्वाहिश पर फ्लोरा को हमेशा के लिए तुम्हारे हवाले भी किया जा सकता है। मैंने कहा, बिलाशुबा मेरी ये ख्वाहिश है, लेकिन इसके इवज मुझसे जिस किस्म की कुर्बानियां तलब की जा रही हैं वो मेरे बस की बात नहीं है। मादाम क्लारा ने हैरत से कहा, कौन तुमसे कुर्बानियां तलब कर रहा है? हम तो दो तरफा भलाई की बुनियाद पर काम करने के आदी हैं। मैंने कहा, यहाँ आदमी के नजरियात कुछ और होते हैं और अमल कुछ और होता है। तुम लोगों का असल मकसद ये है कि एक कारामद शख्स तुम्हारा जरखरीद गुलाम बन जाए। माफ करना, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। वो बोली, तुमसे इस किस्म की फरमाइश किसने की? तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि हमारा तरीक़ाकार रिवायती नहीं है। जो शख्स जितना ज्यादा कारामद होता है हम उसे उतनी ही ज्यादा एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। मैंने तंज़िया लहजे में कहा, इसलिए तुम मुझे उन दोनों में से किसी एक से मुकाबला करने पर उकसा रही थी। वो बोली, मैं भी देख रही हूँ कि ये तुम्हारे साथ ज्यादती होगी, लेकिन यकीन करो इनसे मुकाबले की सूरत में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। इन्हें सख्त हिदायत थी कि तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान न पहुंचने पाए। मैंने कहा, मालूम नहीं क्यों दूसरे हमेशा एडम डी फ्लॉक को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तुम क्या समझती हो, इनमें से कोई मुझे नुकसान पहुंचाने का अहल है?
मेरे पुरएतमाद अंदाज ने मादाम क्लारा को दहला दिया। उसने मोहतात अंदाज में कहा, ये दोनों मेरे मायानाज कारकुन हैं, मुमकिन है तुम्हें कोई नुकसान पहुंच ही जाए। मैंने जहरीले लहजे में कहा, मैं बैक वक्त दोनों से मुकाबला कर सकता हूं मादाम, लेकिन यहाँ नहीं। इनसे कहो किसी खुले मैदान पर मेरे मुकाबले पर आएं तो मैं इन्हें बताऊं कि एडम डी फ्लॉक कौन है। क्लारा बोली, तुम बेजा खुद एतमादी का शिकार हो मिस्टर एडम, ताहम तुम्हारी इस खुशफहमी का इजाला करने के लिए मेरा लॉन हाजिर है। मैंने कहा, खुले मकाम से मेरी मुराद गैर जानिबदार इलाका है। हरीफ अगर ज्यादा ताकतवर हो तो मैं उससे निमटने के लिए बहुत से गैर रिवायती तरीके इख्तियार करता हूँ जो यहाँ मुमकिन नहीं हो सकते। क्लारा बोली, मैं तो महज एक दोस्ताना मुकाबला कराना चाह रही थी, तुमने इसे अपनी अना का मसला बना लिया। मैंने कहा, मुकाबला तो मुकाबला होता है क्लारा, उसके दोस्ताना होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। न ही मुकाबले के दौरान किसी रियायत का तसव्वुर मेरा ज़हन कबूल कर सकता है। मादाम क्लारा मुतरन्नम आवाज में हंसी। उसने कहा, तुम जीते मैं हारी, तुम्हें कोई मुकाबला करने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही तुम्हें मुंतखब कर चुकी हूँ। मैंने कहा, मुझसे फॉक्स स्ट्रेट ने भी डिसिप्लिन की बात की थी और मुझे यकीन है कि तुम भी यही बात करोगी, जबकि ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता। मेरी तबीयत में कुछ ज्यादा ही आजादी है। क्लारा बोली, फॉक्स स्ट्रेट अहमक है, उसे नहीं मालूम कि किस आदमी के साथ क्या सलूक करना चाहिए। तुम सिर्फ हमारे लिए काम करने की हामी भरो, उसके बाद अगर तुम्हें कोई तकलीफ हुई तो मैं उसका इजाला करने के लिए मौजूद हूँ। मैंने कहा, मैं पूरी दयानतदारी से काम करने का कायल हूँ। तुम्हारे लिए काम करने की हामी भर ली तो फिर तुम्हारे लिए ही काम करूंगा, ना तो किसी और के लिए काम करूंगा और ना ही अपना कोई काम कर सकूंगा, इसलिए कि मुझे इतना वक्त ही नहीं मिलेगा। मेरी सलाहियतें भी तुम्हारे सामने हैं। क्या तुम अंदाजा कर सकती हो कि अगर मैंने खुद को तुम्हारे लिए वक्फ कर दिया तो मेरा कितना नुकसान होगा? मादाम क्लारा ने बावक्कार अंदाज में कहा, तुम सिर्फ हामी भरो एडम, उसके बाद तुम्हारा हर मसला हमारा मसला होगा। मैंने इस बात में सर हिलाया, कहा, ठीक है, लेकिन शर्त यह होगी कि जब भी मेरे लिए कोई मसला पैदा होगा मैं तुमसे अलहदा होने के लिए आजाद हूंगा। क्लारा मुस्कुराई, बोली, अगर ऐसा कोई ला यनहल मसला पैदा हुआ तो, लेकिन तुम्हें इस तरफ से बेफिक्र रहना चाहिए, हम ऐसा कोई मसला पैदा नहीं होने देंगे। मैंने शान उचकाए कहा, तुम्हें मेरी तमाम शराइत मंजूर हैं तो मेरे पास इनकार करने का क्या जवाज हो सकता है? मादाम क्लारा खुशी से खिल उठी, बोली, बकिया गुफ्तगू हम तन्हाई में करेंगे। तुम हॉल से निकलकर राहदारी में उल्टे हाथ की तरफ मुड़ जाओ और राहदारी के इख्तिताम पर जो दरवाजा नजर आए उसे खोलकर कमरे में दाखिल हो जाओ। मैंने कहा, लेकिन इस हॉल से किस तरह निकलूं? यहाँ तो कोई दरवाजा ही नजर नहीं आता। क्लारा बोली, अपने दाएं जानिब देखो, दरवाजा तुम्हें नजर आ जाएगा। मैंने उसके कहने पर दाएं जानिब निगाह उठाई और ये देखकर हैरान रह गया कि वाकई वहां दरवाजा मौजूद था। लेकिन मैंने क्लारा पर अपनी हैरत जाहिर नहीं होने दी और बेपरवाही से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं समझ गया था कि ये इमारत जदीद खुतूत पर तामीर की गई है और इसमें कदम कदम पर इस किस्म के कमालात देखने को मिलेंगे। दरवाजे से निकलकर मैं एक कुशादा राहदारी में पहुंच गया और मादाम क्लारा की हिदायत के मुताबिक उल्टे हाथ की तरफ चल पड़ा। कुछ ही दूर जाने के बाद राहदारी बंद हो गई थी। राहदारी का इख्तिताम एक दरवाजे पर हुआ था। मैंने बिला झिझक दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। मैं एक आलीशान ख्वाबगाह में था। सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह थी कि क्लारा बजाते खुद बेड पर नीम दराज थी। मुझे देखकर उसने बैठते हुए कहा, आओ एडम, और नजदीकी सोफे की तरफ इशारा करके बोली, बैठो। मैंने सोफे पर बैठते हुए कहा, जिन मराहिल से गुजर कर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ उनसे तुम्हारा मकसद मुझे मरूब करना रहा हो या न रहा हो, मगर मैं मरूब हुआ हूँ। मैंने अंदाजा किया है कि तुम्हारा गिरोह बहुत बड़ा और मुनज़्ज़म है। फॉक्स स्ट्रीट जैसे लोग तुम्हारे मातहत हैं और फिर अभी हॉल में जिस शख्स को मैंने देखा, जिसे तुमने टाइगर कहकर पुकारा था, और फिर तुम्हारी हैरत अंगेज मैकानिकी इंतजामात, इन सब के सामने मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। फिर मुझे इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? क्लारा मुस्कुराई, बोली, पहले ये बताओ क्या पियोगे? उसने बेड से उतरकर पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर की तरफ बढ़ते हुए कहा। मुझे मालूम था कि उसमें क्या होगा, इसलिए मैंने कुछ भी पीने से इनकार कर दिया। क्लारा ने भी इसरार न किया और अपने लिए एक पैग बनाकर मेरे नजदीक आ बैठी। उसने एक चुस्की लेते हुए कहा, तुम्हारी उलझन समझ में आती है, लेकिन इस वक्त हम जिन उलझनों में घिरे हुए हैं उनमें डूबते को तिनके का सहारा भी काफी होता है। तुम तो फिर बहुत बासलाहियत हो, हमारे काम आ सकते हो। मैंने हैरत का इजहार किया, कहा, ओहो, तुम्हारे वसाइल तो बहुत ज्यादा हैं, जहां तुम नाकाम हो जाओ वहां मैं भला क्या कर सकता हूँ। मादाम क्लारा ने कहा, तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानते और न ही हमारे वसाइल से पूरी तरह वाकिफ हो, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि हमारे सितारे ही गर्दिश में हैं। हर महाज पर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, काश मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। मगर वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी या फिर उसने जानबूझकर सुनी अनसुनी कर दी थी। बोली, कहानी एक बैनुल अक़वामी मुजरिम से शुरू होती है जिसका नाम अली जार खान है। मैंने उसकी बात काट कर कहा,
अली यार खान। मैं इस नाम के किसी बैनुल-अक़वामी मुजरिम से वाकिफ नहीं हूँ। क्लारा ने मुझे गहरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम उसे नहीं जानते होगे। वो दुनिया भर में यहूदी मफादात को नुकसान पहुंचाता है, इसके सिवा उसका कोई काम नहीं है। मैंने कहा, हैरत अंगेज बात है, आखिर यहूदी मफादात को नुकसान पहुंचाकर उसे क्या फायदा होता है? क्लारा बोली, इस तरह वो बाज अमीर यहूदियों को धमकी देकर बड़ी बड़ी रकमें वसूल कर लेता है। मैंने कहा, तब तो वो बहुत अमीर आदमी होगा। मैंने यूं कहा जैसे मेरे मुंह में पानी आ रहा हो। क्लारा बोली, हाँ वो बहुत दौलतमंद भी है। तो मैं ये बता रही थी कि उसकी दहशतगर्दियों से तंग आकर हमने उसके सामने बंद बांधने का फैसला किया है। गुज़श्ता दिनों वो गोइटे हिल में था। उसके बारे में अक्सर यही मालूम नहीं हो पाता कि वो है कहाँ। चुनाचे जैसे ही हमें ये पता चला कि वो गोइटे हिल में है, हमने अपने 2 मंजे हुए अफराद उसे कत्ल करने के लिए रवाना कर दिए, लेकिन वो उनके हमले से बच निकला। जिन 2 अफराद को यहाँ से भेजा गया था उनके नाम ग्राहम और विल्सन थे। इत्तेफाक से उन दोनों को गोइटे हिल के महकमा खुफिया के एक रुकन कैप्टन बंसडिले की मदद मिल गई। कैप्टन बंसडिले ने मेरे आदमियों से वादा किया कि वो अली यार खान को कत्ल कर देगा। उसने अपना वादा निभाया और अली यार खान का कटा हुआ सर विल्सन के हवाले कर दिया। हमने इस काम के एवज बंस को एक खती रकम बतौर मुआवजे के अदा की। ग्राहम अलग मारा गया, लेकिन जब विल्सन जहां पहुंचा और उसने अली यार खान का सर हमारे हवाले किया तो मालूम हुआ कि वो तो दरअसल हमारे साथी ग्राहम का सर है। मैंने हैरत जाहिर की, कहा, यह कैसे मुमकिन है? क्या मिस्टर विल्सन ने गोइटे हिल में उसे चेक नहीं किया था? क्लारा बोली, ग्राहम पर अली यार खान का मेकअप कर दिया गया था, इसीलिए विल्सन धोखा खा गया, मगर हमने उसे चेक कर लिया। मैंने अहमकाना अंदाज में पूछा, मेकअप क्या चीज होती है? वो बोली, तुमने फिल्मों में नहीं देखा, किसी किरदार को किसी मखसूस शख्स की शक्ल का बनाकर पेश किया जाता है। मैंने कहा, देखा है, लेकिन वो और बात होती है। वो शख्स दूसरे से मुशाबे तो मालूम होने लगता है, लेकिन अपनी असली हैसियत में भी तो पहचाना जाता है। क्लारा बोली, ये उसकी एक तरक्की याफ्ता शक्ल है और अली यार खान इसका माहिर है। मैंने बेअतबारी से कहा, मैं नहीं मान सकता। ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स की शक्ल हूबहू दूसरे शख्स जैसी हो जाए? क्लारा बोली, एक तुम क्या, इस बात पर कोई शख्स भी उस वक्त तक यकीन नहीं कर सकता जब तक कि अपनी आंखों से देख न ले, और मैंने ऐसे बहुत से मुजाहिरे देखे हैं, इसलिए मुझे इसमें कोई अजीब बात महसूस नहीं होती। बहरहाल इस महाज पर हमें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। बात यहीं तक महदूद नहीं रही, बल्कि जहां शिगुराई में एक औरत जो अपना नाम रीना सोलोमन बताती है, उसे कहीं से विल्सन के मामले की भनक पड़ गई और उसने फोन पर मुझे धमकी दी कि वो विल्सन के बारे में मकामी हुक्काम को मुत्तला कर देगी। मैं ये समझी कि उसे विल्सन के बारे में इत्तेफाक से मालूम हो गया है, लेकिन बाद के हालात ने साबित किया कि वो मेरे मामलात से जरूरत से ज्यादा बाखबर है और अंदाजा होता है कि वो अरसे से हमारे पीछे लगी हुई थी। उसने हमारी गोइटे हिल की शाख के सरबराह को, जिसका नाम डेविड रियान है, अगवा कर लिया। न सिर्फ ये बल्कि चंद ऐसी माइक्रो फिल्में भी ले उड़ी जिनमें अहम मालूमात हैं। अब इन फिल्मों का हुसूल मेरे लिए निहायत अहम है, मगर कामयाबी का कोई इम्कान नजर नहीं आता। मैंने बेपरवाही से कहा, यह तो ऐसी कोई तशवीशनाक बात नहीं है। मैं देखता हूँ रीना सोलोमन कितनी ताकतवर है, बस तुम मुझे इसके बारे में तफसीलात से आगाह कर दो। मादाम क्लारा बेबसी से मुस्कुराई, बोली, यही तो मुश्किल है कि हमें उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। वो कौन है, कहाँ रहती है और उसके गिरोह में कितने अफराद हैं, हम हर चीज से बेखबर हैं। मैंने हैरत से कहा, जब तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती और वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है। क्या तुम्हें इस पर हैरत नहीं है? क्लारा बोली, मैं पहले ही अपनी हैरत का इजहार कर चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस सिलसिले में तुम मुझे कोई मशवरा दो। मैंने कहा, मुझसे जो कुछ हो सकेगा जरूर करूंगा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में तो यूं महसूस होता है कि जैसे रीना सोलोमन ने तुम्हारा कोई आदमी तोड़ लिया हो। क्लारा बोली, हमारे गिरोह के लोग अव्वल तो टूटते नहीं, और अगर फर्ज करो कि कोई किसी को तोड़ भी ले तो उससे ज्यादा मालूमात का हुसूल मुमकिन नहीं होता, इसलिए कि हर एक की मालूमात बहुत महदूद होती हैं। गिरोह के जिस रुकन की जितनी जिम्मेदारियां हैं उससे आगे उसे कुछ मालूम ही नहीं होता। मैंने मादाम क्लारा को गौर से देखते हुए कहा, तुम ये कहना चाहती हो कि तमाम मालूमात रीना सोलोमन ने अपने जराए से हासिल की हैं? वो गड़बड़ा गई, बोली, जो कुछ मैंने कहा उससे तो यही मतलब निकलता है, लेकिन ये बात भी गौर तलब है कि रीना सोलोमन या किसी और के लिए भी हमारे बारे में इस हद तक जान लेना समझ में नहीं आता। मैंने मुस्कुराकर कहा, और यही कलीदी मसला है। इस एक सवाल का जवाब मिलते ही रीना सोलोमन का बुत पाश पाश हो जाएगा। क्लारा ने जवाबन मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे बारे में मेरा अंदाजा दुरुस्त था। तुम हमारे लिए एक कीमती असासा साबित हो सकते हो। तुमने बहुत तेजी से बिल्कुल सही नतीजा अखज किया है। मैंने कहा, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि जब रीना सोलोमन ने तुम्हें विल्सन के बारे में हुक्काम को मुखबरी कर देने की धमकी दी थी तो उसने अपनी उस धमकी को अमली जामा क्यों ना पहनाया?
क्लारा बोली इसलिए कि वो हमारी पोजीशन से वाकिफ थी। शीगोराय के हुक्काम हमारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते। मैंने कहा यह बात काबिल गौर है, यानी उसे यह मालूम नहीं था कि यहाँ तुम्हारी पोजीशन क्या है। क्लारा ने कहा बात यूं नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी उसने हमें अपनी मालूमात से मरूब करने की कोशिश की। साथ ही ये हमारे लिए एक मौका भी था। उसने हमें एक शरीफाना मौका दिया था। हमने उसकी बात नहीं मानी तो उसने अपनी ताकत का मुजाहरा किया और डेविड रेयान को अगवा कर लिया। मैंने पूछा डेविड रेयान को उसने कहां से और किस तरह अगवा किया। मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि वो मेरे असिस्टेंट से इस दर्जे परेशान हो गई थी कि किसी भी मुमकिन सहारे को नजरअंदाज करने के लिए तैयार नहीं थी। मैं उन लोगों के लिए अजनबी ही तो था। आम हालात में शायद वो इस तरह मेरी पजीराई न करती, लेकिन उन पर बुरा वक्त आया हुआ था और अब मजीद बुरा वक्त आने वाला था। मादाम क्लारा ने बताया वो गोइटे हिल में था और उसे शीगोराय आना था, लेकिन उसे वहीं से अगवा कर लिया गया। मैंने मानी खेज लहजे में कहा विल्सन भी गोइटे हिल से आ रहा था। ग्राहम को भी गोइटे हिल में ही कत्ल किया गया और डेविड रेयान को भी वहीं से अगवा किया गया। ये सब बातें किस तरफ इशारा करती हैं? क्लारा बोली तुमने यही नतीजा अखज़ किया है ना कि रीना सोलोमन का गोइटे हिल से कोई खास ताल्लुक है। हम भी यही नतीजा अखज़ करते, लेकिन हमारा जो एजेंट जनूबी अफ्रीका से आ रहा था उसका तो गोइटे हिल से गुजर भी नहीं हुआ। इसलिए हम ये ख्याल मुस्तरद कर देने पर मजबूर हैं कि रीना सोलोमन या उसके गिरोह फैल्कन का गोइटे हिल से कोई खास ताल्लुक है। फिर यह कि उसने यहाँ जिस मुनज़्ज़म पैमाने पर काम किया है मैं उससे भी सरफे नज़र नहीं कर सकती। अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद हम उसे अपनी गिरफ्त में नहीं ले सके। ये हमारी नाअहली नहीं बल्कि इस बात की अलामत है कि उसके गिरोह के अरकान बड़े फुर्तीले और बेहद बासलाहियत हैं और ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। मैंने कहा इस बात का इल्म कितने अफराद को था कि विल्सन अली यार खान का सर यहाँ लेकर आ रहा है। वो बोली यही तो कमाल है, मेरे और विल्सन के सिवा इस बात से कोई भी वाकिफ नहीं था और यही बात मेरे लिए सबसे ज्यादा तशवीश का बायस है। मैंने हाथ उठाकर कहा तशवीश में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। तुमने एडम डिफ्लॉक की खिदमात हासिल कर ली हैं, अब कोई मसला लाजनहल नहीं रहेगा। मादाम क्लारा ने हंसकर कहा आपको इसीलिए जहमत दी गई है मिस्टर एडम डिफ्लॉक। आपने फॉक्स स्ट्रेट के रूबरू दावा किया था कि आप कोई भी नामुमकिन काम कर सकते हैं। मैंने संजीदगी से इस बात में सर हिलाया, कहा यह हकीकत है। आम और सीधे साधे कामों से मुझे उलझन होती है, ऐसे काम तो कोई भी कर सकता है। क्लारा बोली बस तो फिर तुम्हारे लिए यही काम है कि तुम्हें रीना सोलोमन का सुराग लगाना है। उम्मीद है कि यह काम तुम्हारे शाया निशान होगा, इसलिए कि मैं तो सोच सोच कर पागल हो चुकी हूँ, मगर कुछ समझ में नहीं आता। मैंने कहा रीना सोलोमन का सुराग लगाना बिलाशुबा एक ऐसा काम है जिसे मैं पूरी दिलचस्पी से कर सकूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे भरपूर ताउन करना पड़ेगा। जब तक पूरी तफसीलात मेरे इल्म में नहीं होंगी मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। क्लारा ने कहा यह तो साफ जाहिर है, मैंने मुख्तसरन तुम्हें सब बातों से आगाह कर दिया है। मजीद जो कुछ मालूम करना चाहो उसके लिए मुझसे सवाल कर सकते हो। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, उसके रोशनी में आने के क्या इम्कानात हैं? मैंने निहायत संजीदगी से कहा 50%। मादाम क्लारा मुझे हैरत से देखने लगी। वो बोली मेरे ख्याल में तो किसी इत्तेफाक के तहत ही वो रोशनी में आ सकती है, लेकिन तुम इतने यकीन से 50% इम्कान का दावा कैसे कर सकते हो? मैंने कहा बुनियादी तौर पर मैं इस ख्याल का आदमी हूँ कि कोई काम भी नामुमकिन नहीं होता। जब भी हम किसी इंतहाई मुश्किल काम में हाथ डालते हैं तो कम से कम इम्कानात 50-50 होते हैं। मैंने तो 50% बहुत मोहतात होकर कहा है, वरना उसे रोशनी में लाना कोई मसला नहीं है।